अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट रेंज बाउंड सिचुएशन आज के मार्केट में विटनेस करते हुए दिखाई दिए। इन्वेस्टर्स की जानिब से कुछ कॉशियस स्टांस देखा जा रहा है और हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन है वो भी आज कॉशियस के अलावा एक लैकलस्टर बिहेवियर भी देखा गया। ओवरऑल कल की मार्केट में हम देख रहे थे प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के अंदर जारी थी, यानी इन्वेस्टर्स की जानिब से प्रॉफिट बुक किया जा रहा था और उसको रूल आउट भी नहीं किया जा सकता। लेकिन आज की मार्केट में इसलिए भी कॉशियस स्टांस देखा गया कि ओवरऑल कुछ पॉलिटिकली नॉइज था या फिर मार्केट जो है वो रूमर्स पे ज्यादा जो है वो ट्रेड कर रही थी। इट डिपेंड्स कि अब क्या होने वाला है। आखिरी 2 सेशंस रह गए हैं लेकिन मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स काफी हद तक पॉजिटिव कंसोलिडेशन और रेंज बाउंड सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज की मार्केट की अपडेट देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 41,153.05 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट की 41,330.49, लोअर वॉज 40,900.03 एंड फाइनल क्लोजर 41,197.32। इस पूरे आप जो एक लेवल्स हैं उनके अंदर एक पैटर्न देख रहे हैं। वो पैटर्न ये है कि मार्केट में डाउन साइड भी ट्रेड किया, अप साइड भी ट्रेड किया, फाइनली रिकवरी भी शो की और क्लोजर भी 44.27 पे रहा। इट मीन्स के ओवरऑल गेन्स के साथ कंसोलिडेशन दिखाई दिया आज के मार्केट में। और टर्नओवर में करंटली मार्केट के अंदर 244.28 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन नजर आता है 111.69 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 8.64 बिलियन रुपीज। और वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप बीइंग इन रेड टेरिटरी। BIPL यानी कि बैंक इस्लामी इस को लीड कर रहे हैं 0.86 के इजाफे के साथ। 10.74 पे क्लोजर, 31.51 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। TRG पार्क सेकंड स्पॉट पे 1.55 का इजाफा देखा गया। 55.94 पे क्लोजर रहा। 25.04 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। के इलेक्ट्रिक लास्टली 0.12 का डिक्लाइन, 3.57 पे क्लोजर, 16.42 का क्लोजर रहा। ओवरऑल चेंज रहा। हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई भी दे रहे हैं और कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स भी देखे जा रहे हैं जिसका इम्पैक्ट हम डेली बेसिस पे मार्केट में देखते हैं क्योंकि उनके अंदर इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन बढ़ती हुई दिखाई देती है। इन तमाम चीजों पर भी मजीद बात करते हैं। अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम मार्केट के हवाले से बात कर रहे थे। ओवरऑल मार्केट में इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन आज की मार्केट में एक कॉशियस स्टैंस देखा गया है और हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर ओवरऑल कंसोलिडेशन प्रोसेस भी 41,000 के साइकोलॉजिकल बैरियर पे जारी है। इट मींस कि आने वाले दिनों में 41,500 साइकोलॉजिकल बैरियर को भी अचीव करना ज्यादा जो मुश्किल एक टास्क है वो नहीं होगा। इन तमाम चीजों पर मजीद बात करेंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। टॉपिक ऑफ द डे में आज जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, यानी इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे मुमकिन है, छोटे तबके को उठाना चाहिए जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी विजन है। एसएमईज पे भी बात करेंगे और मैक्रो इंडिकेटर्स के बारे में भी आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप रिपोर्ट देखें। मुआशी तरक्की एक ऐसा अमल है कि जिसके तहत कोई भी मुल्क अपने जराए को भरपूर तरीके से इस तरह इस्तेमाल करता है जिसके नतीजे में मुल्क के अवाम की हकीकी आमदनी में इजाफा होता है। बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत को विरसे में बदतरीन मईशत मिली। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत को मुश्किल फैसले करने पड़े जिसके नतीजे में गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे के साथ रुपए की कदर भी मुस्तहकम हुई, जबकि स्टॉक मार्केट ने भी खूब तरक्की हासिल की। मौजूदा हुकूमत में पाकिस्तान तेजी से तरक्की करती मईशत और सार्फिन की बेहतरीन मंडी बनकर उभरा। पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की गुज़िश्ता 8 साल की बुलंद तरीन शरह पर पहुंची। दहशतगर्दी में खातिर कमी के बायस गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ। बरसर इक़्तिदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतवस्सित तबके की जमात है जिसकी बेहतर पॉलिसी से मुल्क में जमहूरियत को इस्तेहकाम मिला। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात ने नई बुलंदियां हासिल की जिनके तहत सी पैक का नया मरहला शुरू हुआ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए पाकिस्तान को मौशी तौर पर नाकाबिल तस्खीर बना देगा। इस मजबूत पाक चीन पार्टनरशिप के साथ ही दिफाई हवाले से भी नए मैदान सामने आए। इसी दौर में 3 नए डैमों की तामीर पर अमली काम भी शुरू हो चुका, जिनमें से एक इमरान खान के पहले दौरे हुकूमत में इंशाअल्लाह ऑपरेशन भी हो जाएगा। जो कंपनियां पहले पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे नहीं थी अब वो मुतवज्जे हो रही हैं। पाकिस्तान माजी की निस्बत इक़्तिसादी सरगर्मियों की इंतहा पर पहुंचने वाला है। बैनुल अक़वामी जरीदे लिख रहे हैं कि गुज़िश्ता सालों में मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ी है। चीन बुनियादी ढांचे के शोबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। यही नहीं, आलमी इदारों ने गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान आम आदमी की कुव्वत खरीद में इजाफे का एतराफ़ किया है। एग्जैक्टली जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी और इंटरनेशनल एजेंसीज भी पाकिस्तान की तरक्की की जो एक सूरत हाल है उसके बारे में बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स दे रही हैं और ये भी बता रही हैं कि जैसा अगर कोरोना की बात की जाए तो पाकिस्तान ने जैसा तमाम सिचुएशन को हैंडल किया है, टैकल किया है, ऐसे ही और जो एक सक्सेसफुल कंट्रीज हैं उनको भी ऐसा ही करना चाहिए तो वो काफी हद तक नेगेटिविटी से और इस जो हम कहेंगे नुकसानात हैं उससे बच सकते हैं। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। पहले उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर एम.ए. जब्बार साहब। आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और फॉर्मर चेयरमैन हैं साइट एसोसिएशन के। सर वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं शेख हबीब साहब। आप चेयरमैन हैं कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के। सर वेलकम टू द शो। ओवरऑल सबसे पहले जब्बार साहब आपसे स्टार्ट करूंगी प्रोग्राम का आगाज। कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर बोला जाए तो इन तमाम चीजों के ऊपर ही इन्हिसार किया जा सकता है क्योंकि किसी भी मुल्क का सनती पहिया चलता है तो ही उसकी तरक्की के रास्ते खुलते हैं। पाकिस्तान में कहा जाता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही और ये भी कहा जाता है कोरोना के बाद बहुत सारे चैलेंजेस विटनेस किए गए। एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई गई हैं जिससे ये तमाम चीजें बहुत ईजिली टैकल हो गई हैं। योर कमेंट। देखिए बात दरअसल ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसके 3 जो है उसके पोर्शंस होते हैं। एक इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी एग्रीकल्चर से आती है और वही इकोनॉमिक ग्रोथ असबाब पैदा करती है इन मेजर हमारे इंडस्ट्रीज के, क्योंकि हमारी जो भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज है टोटली रिलायंट ऑन एग्रीकल्चर। कॉटन की अगर हम बात करें, हम अगर राइस एक्सपोर्ट की बात करें, हम अगर अपने हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स की बात करें तो एग्रीकल्चर की जो इकोनॉमिक नंबर है और उसकी जो सरप्लस प्रोड्यूस है या उसकी एक सफिशिएंट प्रोड्यूस हमारी इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के अमल को बढ़ाने में बहुत बड़ी मामलत करती है। अब हम आ जाएं कि उसके बाद अगर इंडस्ट्री जो है ग्रो करती है तो सर्विस सेक्टर जो है वो भी किसी तरीके से एक स्पिल ओवर इफेक्ट का एक हिस्सा बनता है, क्योंकि सर्विसेज अगर प्रोवाइड करनी है तो इकोनॉमी के इन दोनों सेगमेंट्स को करनी है। अब बात है कि इस मुल्क में क्या माहौल है। कोई भी हुकूमत जो है जब आती है तो उसके लिए सबसे बड़ा मेरा ख्याल है कि एक उसकी पॉलिटिकल डिमांड जिसको कहना चाहिए कि उसको स्टेबल भी रहना है और आइंदा के इलेक्शन में
फिर वापस भी आना है। यही एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की एक सबसे बड़ी ज़रूरियात होती हैं। उस ज़रूरत में मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक मौजूदा हुकूमत का ताल्लुक है, तो मौजूदा हुकूमत के पास भी दो ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के या इकोनॉमिक ग्रोथ के, वो होते हैं फिस्कल पॉलिसी और दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी। जहाँ तक फिस्कल पॉलिसी का ताल्लुक है तो एग्रीकल्चर के हवाले से मैं देख रहा हूँ कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल एक कॉन्शियस है कि हमारी एग्रीकल्चर को जो है किसी तरीके से उसकी यील्ड, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है और उसकी कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्री सेम टाइम सर ये सफिशिएंट नहीं है। आपने सफिशिएंसी का जिक्र किया था स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है और एग्रीकल्चर पे बहुत काम करना जरूरी है क्योंकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ इनोवेशन भी लाना जरूरी है, कुछ जिद्दत लाना जरूरी है। इसके ऊपर भी बताइए प्लीज। देखिए, जहाँ तक एग्रीकल्चर का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा एक लफ्ज़ यूज़ करूँगा, अनफॉर्चुनेटली, यानी पहली हुकूमतें भी मेरा ख्याल है कि उतनी इसको तवज्जो का मरकज नहीं बना सकी। अक्सर आप और हम जब इस शोज़ में बैठते हैं या हम मुख्तलिफ शोज़ में जाते हैं तो लोग इंडस्ट्री की बात करते हैं। हम देखते हैं कि इंडस्ट्री के अपने जो मुतालबात हैं वो मुख्तलिफ ट्रेड बॉडीज़ के हवाले से उसमें बड़ी एक शिद्दत और एक आवाज़ होती है, मगर एग्रीकल्चर के हवाले से आप देखेंगे कि मेरा ख्याल है कि आपके इन शोज़ में या दूसरी जगहों पे हम जाते हैं वो इतनी शिद्दत या इतना मुनज़्ज़म तरीके से वहाँ के मसाइल को उजागर नहीं किया जाता है। थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की जो नहीं सर, ये एक बड़ी डिबेट है, इस पर मैं मजीद बात करना चाहूंगी, लेकिन हमारे दूसरे गेस्ट हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी। हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, वेलकम टू द शो। ओवरऑल एक SME लफ्ज यूज किया जाता है और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, उसमें ये कहा जाता है कि अगर उस तबके को उठाया जाए तो पूरा मुल्क तरक्की करेगा। आपका ताल्लुक ताजिर एसोसिएशन से भी है, ऑल पाकिस्तान को भी आप हेड कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं जो चैलेंजेस थे, हमेशा गवर्नमेंट ने आगे बढ़ के बातचीत के जरिए तमाम मसाइल हल किए। अगर हम FBR के या फिर टैक्स इशूज के बारे में बात करें, क्योंकि फाइलर और नॉन फाइलर का इशू बहुत बड़ा रहा है, अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की, उसके बारे में कुछ बताइए और क्या इशूज अब मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ और चारों सूबों को हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। गुज़िश्ता 2018-19 के अंदर जब FBR में हमारे इजलास हुए हैं तो हमारी यही बात होती रही है। हमने कहा कि बिल्कुल शब्बर साहब से हमारी मुलाकात हुई, हम ये चाहते हैं कि जो नॉन फाइलर का जो हम पे लेबिल है छोटे ताजिरों पे, हम उसे हटाना चाहते हैं। हम आपके साथ सपोर्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन करें, बिल्कुल करें, लेकिन एक सिस्टम के तहत करें, क्योंकि 70 साल का एक निज़ाम बड़ी मुश्किलों से जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो लेकर आए, ख्वाब 20 साल की जो उनकी जिद्दोजहद है, मैं समझ रहा हूँ कि इनके दौर के अंदर वो काम हो गए जो 70 साल की तारीख में नहीं हुए। ग्रासरूट लेवल पे काम हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि इस वक्त हमने हफीज साहब से जब हमारी लास्ट अभी मीटिंग हुई है, हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि जो 50,000 और 1 लाख रुपए की जो आपने शरह रखी है NIC वाली, इसे मौखर कर दे फिलहाल, या अगर मौखर नहीं कर सकते तो 2 लाख रुपए से बढ़ा के इसको 5 लाख रुपए के अंदर ले आके इसको रोक दे, ताकि छोटा ताजिर जो है इंडिविजुअल बेहतरीन अच्छी आसानी के साथ अपना काम जारी और सारी रख सके। क्योंकि किसी भी मुल्क में अगर हम देखते हैं कि टैक्स फाइल नहीं होता तो वो एक टैक्स चोरी होती है, तो वो तो उस मुल्क की तरक्की की राहों में हम कहेंगे हर्डल्स क्रिएट होते हैं। तो ये भी जरूरी था। और जैसा कि हम बात करें प्राइवेट मीडिया की, तो उसके ऊपर बड़े मिर्च मसाले छिड़के जा रहे थे और बोला जा रहा था कि ताजिर जो है वो भड़क गए हैं। तो ऐसा कुछ हुआ था या फिर ऐसा तो हमने बातचीत के जरिए बहुत तमाम तहम्मुल के साथ जो है वो मामला को हल होते हुए देखा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। शब्बर साहब से भी हमारे बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई। उसके अलावा हफीज साहब मौजूद हैं, उनसे भी हमारे बड़े अच्छे माहौल में बात हुई है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से भी हमारी मीटिंग हुई है इसमें, तो हमें तो एक अच्छा उन्होंने परसेंट दिया है। हम ये समझते हैं कि छोटा ताजिर बिल्कुल आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन होना चाहता है और हम ये चाहते हैं कि उसको डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, लेकिन उसको इस तरह का तरीकेकार बता दिया जाए कि जो टीमें हैं हमारी FBR की तमाम चारों सूबों के अंदर, वो डोर टू डोर मार्केट रिप्रेजेंट करें, जो मार्केटों को जो रिप्रेजेंट करते हैं उनसे राब्ते करें, उनके साथ अगर वो मार्केटों का विजिट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा टैक्स कलेक्शन भी हो सकता है और रिटर्न भी जो है हर शख्स दाखिल करा सकता है। एग्जैक्टली, रिटर्न भी फाइल हो सकते हैं और टैक्स की जो सहूलियात है उनको प्रॉपरली जो टैक्स कलेक्शन का निज़ाम है वो इतना आसान हो कि जो एक आम आदमी है वो भी तमाम तरीके से जो है वो फाइल कर सके। जब बार साथ में मजीद आऊंगी, सर आप एग्रीकल्चर के हवाले से बात कर रहे थे। फर्टिलाइजर सेक्टर इसका एक बहुत बड़ा वेटेज है पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, और अगर हम स्टॉक मार्केट को भी लिंक करें तो बहुत अच्छे शेयर इसके होते हैं और डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी है। एट द सेम टाइम वहाँ भी सब्सिडीज दी जाती हैं और इनको भी एक इनोवेशन या इसमें भी कुछ
जिद्दत लाने की जो है वो कोशिशें काविशें की जा रही हैं, इस पे आप प्लीज कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, जहाँ तक फर्टिलाइजर का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत भी मैं कहूँगा कि ये भी कॉन्शियस है कि किसी तरीके से एग्रीकल्चर की इनपुट जिसमें मेजर फर्टिलाइजर की है उसकी कीमत में इस्तेहकाम भी हो और वो कम भी हो सके। उस सिलसिले में एक सब्सिडीज जो है गैस के कीमत के सूरत में दी जा रही है और मेरा ख्याल है कि जिसमें एक तसलसल भी बरकरार है, बल्कि अभी चूँकि मौसम सरमा में जब कमी गैस की वाक़या होती है तो इस वक्त हुकूमत की तवज्जो इस बात के ऊपर भी है कि RLNG भी इनको मुहैया की जाए। हालांकि हुकूमत को RLNG में बहुत बड़ी सब्सिडी देनी पड़ेगी डोमेस्टिक गैस के मुकाबले में, मगर मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है, चूँकि हमारे पास जो कॉटन के सिलसिले में जो प्रोडक्शन हुई है वो उन आदाब से थोड़ा सा नीचे गिरी है, तो हुकूमत इस चीज़ को भी मेरा ख्याल है कि एक आइडेंटिफाई कर चुकी है कि इस आइंदा आने वाले यानी सालों में एग्रीकल्चर जो है प्रोग्रेसिवली अपनी जो है एक प्रोडक्शन बढ़ाए और यील्ड पढ़े कर भी बढ़ाए। मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में ECC में मैं देख रहा हूँ ये एक अच्छी खुशाइंदा बात है कि ECC के हर दूसरी मीटिंग में कोई ना कोई बात एग्रीकल्चर के हवाले से भी हो रही है। एग्जैक्टली, क्योंकि पाकिस्तान की बेसिक एग्रो बेस कंट्री है तो ताल्लुक तो हमारा वहीं से, शुरुआत तो हमारी वहीं से है। जी जी एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान देखें ना, एक 6 पॉपुलस नेशन है और ये 1700 मील इंडस और पूरा पाकिस्तान बेसिकली पाकिस्तान जिसको हम इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में अगर कहें तो इट्स एग्रीकल्चर कंट्री एक्चुअली, यानी इसकी टोटल इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जो है, एक्सपोर्ट इकोनॉमी, वो टोटली डिपेंडेंट आपके किसके है, एग्रीकल्चर के ऊपर है। तो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन बढ़ाने से दो हमारे मेरा ख्याल है कि मुफादात, जिसको मैं कहूँगा तरजीह मुफाद हमारा ये है कि हम कम से कम फूड में फूड सिक्योरिटी का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें एक सेल्फ रिलायंस की बहुत अशद ज़रूरत है। आज देखें कि अनफॉर्चुनेटली फिर मैं कहूँगा कि आज हम शुगर भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आज हम व्हीट भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे अपने ख्याल में कि जब आपकी सरप्लस प्रोडक्शन होती है तो उससे आप सेल्फ रिलायंस या फूड सिक्योरिटी को भी हासिल कर लेते हैं और साथ साथ आप एक एक्सपोर्टिंग कंट्री के हवाले से भी दुनिया में मुतारिफ होते हैं। अब दुनिया की बात की जाए, चैलेंजेस की बात की जाए, तो अगर इस साल को खाली इंडिविजुअली स्पेसिफिकली इस ईयर को अगर हम विटनेस करें तो हम देख रहे हैं कोरोना का चैलेंज फर्स्ट टाइम हमने विटनेस किया, और हमने नहीं पूरी दुनिया ने पहली बार किया है। ये तमाम चीजें इतना बड़ा चैलेंज होने के बाद ये बीमारी जो है वो कैसे अटेम्प्ट हमने की और स्मार्टली इसको टैकल किया। एट द सेम टाइम हमारी जो क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चर से मैं लिंक करूंगी, तो वहाँ पे काफी प्रोडक्टिविटी में कमी देखी गई है। तो इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया तो नेक्स्ट ईयर जा सकता है, या फिर जो और मजीद क्रॉप्स आ रही है उनको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो चैलेंजेस हैं उनको तो टैकल करना था ना, कमी तो नहीं लेनी थी। अगर व्हीट इम्पोर्ट की गई है तो वो भी जरूरत को देख के की गई है ना। हाँ, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि अगर कोई बेहतर इंतजामी तौर पे कोई बेहतर जो है वो चीज़ों को, स्टॉक को मैनेज किया जाता तो ये भी एक आरा है। लेकिन दो किस्म की आरा हैं कि एक इंतजामी एक इस्लाहात को या एक इंतजामी तरीक़ेकार से वक्त पे हम जो है वो होल्ड कर लेते शुगर को और एक्सपोर्ट न करते, ये भी आ रहा है। मेरा ख्याल है कि इसमें भी कोई इख्तलाफ राय नहीं होना चाहिए कि हमेशा अंग्रेजी में कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट्स आर अनएंडिंग, और गवर्नेंस की जो इम्प्रूवमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट तो ऑन डेली बेसिस होती हैं कि आपको हर वक्त जो है एक बफर स्टॉक रखना है, आपको हर वक्त ये सोचना है कि आपने निपटने के लिए रेडी रहना है। एग्जैक्टली। शेख साहब आपके ऊपर मजीद आऊंगी। ओवरऑल हम देख रहे हैं जब कोरोना का चैलेंज आया तो छोटे ताजर हजरात हैं उनको बहुत चैलेंजेस हुए थे। इसके अलावा बड़ी कंपनीज भी थी, इंडस्ट्रीज भी थी, SOPs फॉलो करके उन्होंने तो अपना सिस्टम ऑन कर दिया था, लेकिन एट द सेम टाइम जो एक रिटेलर या छोटी छोटी दुकानें हैं उनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस देखने पड़े। जब ईद आई तो वहाँ भी इश्यूज थे क्योंकि वो पूरे साल का सीजन होता है। तो कैसे आप लोगों ने ये टैकल किया? देखिए मैम, बात ये कि कोरोना की सिचुएशन फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ये चीज़ हुई। अच्छा, अक्सरियत में तो लोग इसको इजी नहीं ले रहे, इसको तो कह रहे थे कुछ है ही नहीं, कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम कस्टमर को बताते थे कि भाई देखिए आप SOPs पे अमल करें, ताकि हम सैनिटाइज उनको करा रहे हैं, हम आने वाले कस्टमर को मास्क भी अदा कर रहे हैं कि भाई आप अपने से हमसे लें, कोई चार्जेस नहीं है। शॉप में अंदर आने से पहले हमने उसका एक तोड़ निकाला, कोई सैनिटाइज थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है तो हमने डिटोल का पानी बनवा के हर दुकानदार को कहा कि अपनी शॉप पे रखें, उनके हैंड वॉश करें ताकि वो किसी चीज़ को छूए। लेकिन इतनी तादाद में जब एक 3.5 करोड़ की आबादी वाला शहर कराची,
اس کی تعداد میں جب عید اور یہ ایسے جب ہمارے یہاں ایونٹ آتے ہیں تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ لوگ جو زیادہ سے زیادہ لوگ نکلتے ہیں. ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو ایک نئی سے نئی چیز پروڈکٹ دوں. تو اب وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تھوڑے سے کچھ یہ معاملات تھے کہ ہماری خواہش یہ تھی کہ ادارے ریاست تھوڑا سا یہ ذمہ داری ادا کرتی کہ پوائنٹس میں کھڑے آنے والے شخص کو, جیسے آج کورونا کی صورتحال پہ جو نئی دوبارہ لہر آ رہی ہے کہ جس سے ہم نے کہا کہ سختی کے ساتھ کہ ہم اس پہ تھوڑا سخت کروائیں گے, ہر آنے والے شخص کے ساتھ محاذ لازمی قرار دے دیں گے, اگر نہیں تو 500 روپے کا جرمانہ. ایگزیکٹلی سیکنڈ ویو آ رہی ہے اور اس کے کیا ایس او پیز ہوں گے, اس پر اس کو ٹیکل کیسے کیا جائے گا, اس سے اسمارٹلی کیسے نمٹا جائے گا, اس پر بھی مزید بات کریں گے. شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن ابھی ہمارے ساتھ اوور کال موجود ہیں ارسلان سومرو صاحب, ایم ڈی کے ایس بی سیکورٹیز. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ارسلان, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو نتاشا فار ہیونگ می. ارسلان, سب سے پہلے یہ بتائیے آج کے مارکیٹ میں ایک کنسولیڈیشن بہیویئر, رینج باؤنڈ, فلیٹ نوٹ, کیا کہیں گے, کچھ کاشس اسٹانس بھی وٹنس کیا گیا ہے؟ جی ایبسلیوٹلی, رائٹ ناؤ پیپل آر ایکچولی وریڈ اباؤٹ دا سیکنڈ ویو. سب کی پریشانی یہ ہے کہ سیکنڈ ویو جا کے پیک کہاں پہ کرتی ہے. ہم نے دیکھا پچھلے ایک مہینے کے اندر جو انفیکشن ریٹ تھا وہ 2% سے 5.25% چلا گیا نیشنل, اور کچھ شہروں میں تو ہم نے 15% بھی انفیکشن ریٹ دیکھا ہے. اب ویکسین کی تو نیوز بالکل گلوبلی آ رہی ہے, لیکن عوام کو ویکسینیشن کروانے میں بالکل تقریباً 3 سے 4 مہینے لگ سکتے ہیں. اور پاکستان میں آپ نے خود نوٹ کیا ہوا ایس او پیز کی وائلیشن بھی ہو رہی ہے, زیادہ اتنا انفورسمنٹ اسٹرکٹلی ابھی تک نظر نہیں آ رہی. تو دیر از اے فیئر کہ یہ جو ہے انڈیکس یہیں پہ ہی پھنسی رہے گی, بیکاز انفیکشن ریٹ جو ہے پاسبلی 8 to 10% بھی ہو سکتا ہے نیشنلی. ہم نے دیکھے اسمارٹ لاک ڈاؤنس لگے ہیں, لیکن آئی تھنک گورنمنٹ کو ایس او پیز اسٹرکٹلی فالو کروانی پڑیں گی. لیکن ارسلان, ایٹ دا سیم ٹائم جب ویکسین کی ایک گڈ نیوز آئی پوری مارکیٹ میں گلوبلی, تو مارکیٹ نے اس کو بہت اچھے سے ویلکم کیا اور پوری دنیا نے بہت زیادہ پازیٹیو ریئیکشن دیا. تو اس کے بعد آج کی مارکیٹ میں اتنی نیگیٹیوٹی اور فیئر جو ہے وہ ایکچولی کورونا کے کیسز بڑھنے کا ہے یا پھر لاک ڈاؤن کا جو ایشو ہے وہ زیادہ فیئر ہے؟ دیکھیں, نیشنل لاک ڈاؤن از آؤٹ آف کوشچن. یہ تو ہمیں لگے گا ہی نہیں نیشنل لاک ڈاؤن, وہ تو ہمیں کلیئر کٹ پالیسی پتا چل گئی ہے فرام دا کیبنٹ. تو اس وقت جو فیئر ہے وہ ہے انفیکشن کا. مارکیٹس نے ویکسین کی نیوز کو ویلکم تو کیا تھا, لیکن ویکسین ایکچولی آنے میں اور لوگوں کو ویکسینیٹ کرنے میں تاکہ جو وہ باہر جا کے اپنے کاروبار کر سکے, اس میں 3-4 مہینے لگیں گے. اور ویکسین یہ بھی جو آئی ہے فائزر کی, اس کے لیے -70 ڈگریز ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے, جو پاکستان میں ہمیں مینٹین کرنا بڑا مشکل ہوگا, ہمارے پاس کولڈ اسٹوریج ہے نہیں. تو گلوبلی اس وقت یہ جو ہے ویکسین کی ریس ابھی بڑھ رہی ہے. لوکل مارکیٹ اس وقت پریشان ہے کہ ہمارے جو ہے ڈائریکشن کے لیے ایک ٹریگر چاہیے. اب موسٹ پروبلی وہ ٹریگر ہمارا شاید IMF کی ٹاکس کے اندر ہو یا گورنمنٹ کے اندر زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ اور ریمیٹنسز کے نمبر ہے تب آئیں گے, لیکن یہاں سے ڈاؤن سائڈ بہت کم لگ رہی ہے. جب یہ سیکنڈ ڈے پیز پہ ہمیں پیک کرتی ہوئی نظر آ جائے گی, تب ہمیں لگتا ہے کہ انویسٹرز ایک نئی ریلی پھر سے بنانے کے لیے تیار ہوں گے. کہا یہ جا رہا تھا کہ وی آر ویٹنگ فار دی بریکنگ نیوز. جب پریزیڈینشیل الیکشن کی ایک نیوز آئی اور جو بائیڈن نے ہٹ کیا, اور پھر اس کے بعد یہ دوسری نیوز ویکسین کے حوالے سے آئی, تو یہ بھی بہت زیادہ ویلکمنگ تھی مارکیٹ کے حوالے سے. پھر اس کے بعد کون سی بریکنگ نیوز کا مارکیٹ ویٹ کر رہی ہے جس کے لیے مارکیٹ کو ایک ریلی وٹنس کرنے کے لیے کافی ٹائم چاہیے؟ دیکھیں, بریکنگ نیوز میں ہمیں سب سے پہلے جو ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے انفیکشن ریٹ جو ہے ہمارا مینٹین ہو رہا ہے, ہمارا انکریز نہ ہو. تو بریکنگ نیوز میرے خیال سے کوئی میگا نیوز وی شوڈ ناٹ بی ایکسپیکٹنگ رائٹ ناؤ, بیکاز مارکیٹ میں کوئی شارٹ ٹرم میں سے ٹریگر نہیں ہے. ارننگ سیزن آپ کا ختم ہو چکے ہیں, صرف آپ کی IMF کے ٹاکس ریزیوم ہو جائیں گے تو $2.5 بلین کی یورو بانڈ یا سکوک کی ایشوئنس ہو جائے گی. نیکسٹ ٹریگر آئی اسٹرانگلی فیل کہ ہوگا سرکولر ڈیٹ کی ریزولوشن. اس پہ اگر کوئی کلیئرٹی ہمیں آتی ہے تو آئی تھنک دیٹ کین ٹیک انڈیکس فارورڈ. اوکے, اوور آل انویسٹرز کو کیا ایڈوائز کریں گے اس کاشس مارکیٹ کے اندر, کیونکہ 2 ٹریڈنگ سیشن تو رہ گئے ہیں؟ جی, اس ایسی مارکیٹس میں جو بالکل سٹکی ہوتی ہیں اور والیومز کم ہوتے ہیں, اس میں دیر از اے پاسبلٹی کہ کبھی ایک سیلنگ آ جائے تو مارکیٹ نیچے کریش کر جاتی ہے, چھوٹی سی 1-2 دن کے لیے. میں انویسٹرز کو ایڈوائز کروں گا کہ ایسے حالات میں پینک نہ کریں, اپنا ویو جو ہے اگلے 3 سے 4 مہینے تک ہی رکھیں, کیونکہ اس وقت انڈیکس بہت سستی ہے اور یہاں سے اپ سائڈ زیادہ ہے, ڈاؤن سائڈ کم ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ. ارسلان سومرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, کافی ڈیٹیل انالیسس مارکیٹ کے اوپر, اور ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کی جو ڈائریکشن ہے وہ واضح ہے, فنڈامنٹلز مارکیٹ کے اسٹرانگ ہیں, سینٹیمنٹس پہ نہ جائیں اور اپنا ویژن واسٹ رکھیں فار 3 months اور 4 months لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے حوالے سے. اگر اسی پوائنٹ آف ویو کے تحت چلیں گے تو مارکیٹ کے اندر زیادہ پروفٹ بک کیا جا سکتا ہے. حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم سے مزید بات کریں گے. سر, ہم بات کر رہے تھے سومرو سے پہلے آپ سے کورونا کے حوالے سے. کورونا کے کیسز جب آئے تو SOPs فالو کرنے کے حوالے سے ہم نے بات کی. اب جو کہ سیکنڈ ویو آ رہی ہے اور سیکنڈ اسپائک کے لیے پبلک
इतनी ज्यादा एक हम कहेंगे थोड़ी सी एजुकेट हो चुकी है, अवेयर हो चुकी है कि उसे क्या करना चाहिए। एट द सेम टाइम जब हमने ईद पे देखा था, अगर हम सिंध की बात करें स्पेसिफिकली इस प्रोविंस की, तो हमने देखा था कि मार्केट में बहुत टाइमिंग बाउंड कर दिया गया था, जिसकी वजह से लोगों का एक जंबे गफीर मार्केट का जो रुख करता था, और फिर उसके बाद जो केसेस में इजाफा होना शुरू हुआ। तो प्लीज इस चीज को आप हाईलाइट कीजिए कि मार्केट का टाइम बढ़ा दिया जाए ताकि लोग थोड़ा डिस्टेंस से आ सकें, या फिर वैसा ही अगर टाइम रखा जाएगा तो फिर तो केसेस बढ़ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। मैं ये समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को बाहर हमने रिक्वेस्ट की, सीएम साहब से मुलाकात भी की, इनके वज़राओं से मुलाकात की। हमने कहा जो टाइम आप शेड्यूल दे रहे हैं इसमें मजीद जो है प्रॉब्लम ज्यादा होगी, क्योंकि ईद एक ऐसा सीजन होता है कि हर शख्स जो है घर से बाहर निकल रहा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी टाइमिंग इनको 24 आवर्स ओपन कर देना चाहिए था। तो मार्केट जिसको जब तक दिल चाहे खोले बंद करे, ताकि कोरोना की सूरत हाल में लोग जो है डिस्टर्ब यानी कि डिवाइड हो जाए। जब डिवाइड हो जाएंगे तो ऑलरेडी जो है इसका प्रेशर कम हो जाएगा। हमारे यहाँ बकुल मीडिया के तवज्जो कहने के कोई 6 फीट का फासला होना चाहिए सैनिटाइज के अंदर, कि सोशल डिस्टेंस होना जरूरी है। तो सोशल डिस्टेंस का यही तरीकेकार है कि इन्हें टाइम शेड्यूल जो है बढ़ा देना चाहिए। और ये जो शादी हाल मैरिज हाल है जिनमें अगर 1000 आदमी की कैपेसिटी है उन्हें 300 आदमी का परफॉर्म करवा दें। जिन मार्केटों के अंदर ये जो छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं उनको मुख्तसर करवा दें, उनकी टाइम लिमिट बढ़ा दें, ताकि इस चैलेंज से जो है बाहर निकल सके। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उनका विजन बहुत अच्छा है, जिस बार लॉकडाउन की तरफ आए, माइक्रो की तरफ आए, छोटे तबके को उठाना चाहिए, और जो ठेले वाले हैं, जो रेडी वाले हैं, उनके लिए भी ये सोचना जरूरी है कि लोग नहीं आएंगे तो उनका दिन कैसे गुजरेगा जो डेली बेसिस पे। बिल्कुल, अब हम ये समझते हैं कि लोगों का आगाही भी है इस वक्त, और इंशाल्लाह ताला ये जो सेकंड रो आ रही है इससे बहुत जल्द काबू पाएंगे। एग्जैक्टली जब्बार साहब, आप पे भी आऊंगी और मजीद यही क्वेश्चन पुट अप करूंगी। कैसे देख रहे हैं, सेकेंड वेव आ रही है, क्या इसको निमटने के लिए, इससे निमटने के लिए हम रेडी बैठे हैं? और अगर रेडी बैठे हैं तो क्या हमारे जो पॉलिसीज बन रही हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो पहले ही कहा था कि स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए ही मुल्क तरक्की भी करेगा, चलेगा भी, मार्केट भी ओपन रहेंगे और हमें बचना भी है। ये सारी चीजें कैसे मुमकिन होंगी एक साथ? देखिए, एक तो मेरे अपने ख्याल में कि हमें कुछ लेसन्स या एक एक्सपेरिमेंटेशन या एक इम्प्लीमेंटेशन फेज में हम जा चुके हैं। राइट। तो ये एक बेस बनेगा, आप आगे किस तरीके से इसको एडमिनिस्ट्रेटर करें। जैसे इन्होंने कुछ निशानदेही की कि जी हम जो है वो SOPs के लिए टाइमिंग्स बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मगर बात दरअसल ये है कि मेरे अपने ख्याल में कि अगर थोड़ा सा हम लोग खुद यानी जिसको कहेंगे कि जो यानी इस कोरोना के बढ़ने के असबाब हम खुद ही पैदा करते हैं, अगर उस असबाब के सद्देबाब के लिए हम एक बड़े सिंपल सा तरीक़ेकार है, देखें कहते हैं कि जी मास्क पहनें, ठीक है ना। आप देखेंगे कि मार्केट्स में जो है वो एक रुझान जो है अभी तक सही तौर पे मुसल्लत नहीं हो सका है इसके पहनने का। अब हम बात करते हैं कि इनकी बात भी ठीक है, ये बात मैं भी बहुत जगहों पे कह रहा हूँ कि मार्केटों के अतराफ में जो एंट्री पॉइंट्स हैं अगर थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको किसी तरीके से क्यू इन लाइन के तरीके से लोगों को भेजा जाए, और सेकंड एग्जिट जो है उसकी एक क्यू इन लाइन हो। एक राहदारी है जिसमें ये लोग दुकानें, छोटी छोटी दुकानें लेकर बैठे हुए हैं। Exactly. और उस राहदारी में भी किसी तरीके से इन एंड गेट लगा दिया जाए, बीच में जो है एक रस्सी बांधने से ही आपका मसला हल हो सकता है। इन एंड आउट हूँ, फिर उसके बाद जो है लोगों की तादाद जो लेकिन है, वो जो टाइम फ्रेम जो दिया हुआ है, एक छोटा टाइम, मतलब 2 बजे से 5 बजे तक या कुछ सुबह 9 बजे से, ये टाइम आप समझते हैं कि बढ़ा देना चाहिए? जो टाइम की लिमिट्स है ना, उससे बेहतर है कि इस SOPs का इजरा जो है ना वो ज्यादा मुफीद है। ये बात भी इनकी ठीक है कि अगर आप टाइम ज्यादा देती हैं तो एक डिवाइड जो है पब्लिक के एक आने में एक डिवीजन तो होती है, क्वांटिटेटिव डिवीजन, तो उससे भी जो है ये एक रश का हुजूम जो है एक लिमिटेड आवर्स में लोग जो भागते हैं वो मेरा ख्याल है कि कम तो हो सकता है। मगर फिर भी मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि एक दुकानदार तो कभी अपने कस्टमर को आने से नहीं रोकेगा। देखें ना, फिर भी मेरा ज़ाती ख्याल है, आज मैं आगा खान में जा रहा था तो मैंने देखा कि वो 3 आदमियों को एंटर कर रहे थे। जब वो 3 आदमी वहाँ से निकल के दूसरे जगह पे नहीं जा रहे थे, वो 3 बाकी बाहर खड़े थे। तो थोड़ा सा ये चीज़ें कोई इतनी मुश्किल नहीं है, कुछ हमारी अपनी इस्लाह होनी चाहिए। आई एम सॉरी टू से दैट, कुछ हमें भी एक फर्म अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी चाहिए। पब्लिक को भी अवेयर होने की जरूरत है इन तमाम चीजों पे। अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए वी आर दी इकोनॉमिक एजेंट्स। एग्जैक्टली, हम इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। हमें किसी तरीके से खुद भी एक इन मुफादात की निगरानी भी करनी चाहिए कि SOPs के तहत कम से कम जो है ये नेशनल कमांड जो है, अगर नेशनल कमांड क्यों ये फैसले करती है जो तकलीफ दह होते हैं, क्योंकि नेशनल कमांड जब देखती है कि नंबर बढ़ रहा है,
डेट्स बढ़ रही हैं, आउट ऑफ टेस्ट नंबर बढ़ रहा है, तो नेशनल कमांड एक कमरे में बैठे हुए इस फिगर्स के बेस पे फैसले लेती है, वो प्रैक्टिकल फैसले नहीं ले पाती है। एग्जैक्टली, और एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमें अपनी ड्यूटी प्रॉपरली अंजाम देना चाहिए। हबीब साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही मजीद बात करेंगे। सर, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करना चाहूंगी। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से आपका ताल्लुक भी है और आप देखते भी रहते हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देखें, रिपोर्ट के बाद जो है वो वापस आते हैं। हबीब साहब से ही मैं इस पे क्वेश्चन करूंगी। कारोबारी दुनिया में दौड़ लगी हुई है कि जिसका माल मयारी होगा वही हाथों हाथ लिया जाएगा। अगर किसी कौम ने इस दौड़ में शरीक होना और अपना मुकाम बनाना है तो इसे अपने मुल्क में बनने वाली हर चीज, हत्ता के बरामद के लिए ज़राई अजनास से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तक की क्वालिटी के मयार को आखिरी हद तक बेहतर बनाना होगा। इस सोच के साथ कीमत पर तो समझौता हो सकता है, लेकिन क्वालिटी पर नहीं। यही वजह है कि आज हम इस मयार को अपनाकर आलमी माशी कुव्वतों के मद्दे मुकाबिल हैं। वहीं कुछ सेक्टर्स में पाकिस्तान का राज भी बरकरार है। साथ ही पाकिस्तानी मसनूआत और खाम माल गैर मुल्की खरीदारों और सार्फिन की अव्वलीन तरजीह बनने लगा है। और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की कम तरीन कीमतों पर तरसील मुमकिन बनाए हुए है। हमारे मुल्क में मुंतखब हुकूमत के इक़्तिदार संभालते ही सनअतकार, ताजिर और कारोबार से वाबस्ता अफराद का हौसला बुलंद हुआ है और गवर्नमेंट पॉलिसीज की बदौलत उन्होंने मुल्क में मजीद सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। हालिया बरसों के दौरान पाकिस्तान ने मईशत की डिजिटलाइजेशन के जरिए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कारोबार के फरोग, नौजवानों को रोजगार की फराहमी के जामे इक़दाम किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे की तरक्की से तिजारत के फरोग में मदद मिल रही है। मुल्क की मईशत में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है। कॉमर्स के शोबे के माहिरीन ने कहा है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे की तरक्की के वसी इम्कानात मौजूद हैं। आने वाले सालों के दौरान शोबे की तरक्की से कौमी मईशत की तरक्की और रोजगार के लाखों नए मौके पैदा होंगे। जी, रिपोर्ट आपने देखी, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रेज किए गए हैं और हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी कोरोना जब था, और अब कोरोना के बाद उसमें क्या अब सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, क्या कस्टमर्स अभी भी वैसे ही आ रहे हैं, ये भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियल मौजूद है उस पर भी बात करेंगे। हबीब साहब, आप देख रहे हैं, रिपोर्ट भी आपने देखी, काफी फैक्ट्स जो है वो बताए गए हैं। और अगर कोरोना की बात करें तो उस वक्त ये बिजनेसेस बिल्कुल डाउन हो गए थे, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपोर्ट्स में 19% इजाफा देखा गया है। कैसे समराइज करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं समझता हूँ कि अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक की जो मसनूआत है उसमें बड़ी ग्रोथ हो रही है और बिजनेस कैपेबिलिटी जो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों के अंदर इस शोबे के अंदर बेखुसूस जो है बहुत अच्छा सिस्टम जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटीज इस वक्त इस मामले के खास तौर पे इस इलेक्ट्रॉनिक के किसी भी शोबे को ले लें, मोबाइल को ले लें, रेफ्रिजरेटर को ले लें, एसी को ले लें, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड को ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ग्रोथ हो रही है। और अक्सरियत में जो चीज़ें हैं मैन्युफैक्चर जो है वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में होने लगी है, तो वो जो इम्पोर्ट खाम माल चाइना से हमारे यहाँ आता है उससे जो हमें बड़ा बेनिफिट मिला। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बहुत अच्छी पॉलिसी है कि जिस जो उन्होंने कहा कि जी खाम माल हम यहाँ बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी मसनूआत तैयार करें, ना कि हम इम्पोर्ट करें। हम यही अपने आप को रॉ मटेरियल भी यहीं का हो और प्रोडक्शन भी यहीं पर हो। तो हमारी कोशिश ये है कि हम ये चाहते हैं कि रॉ मटेरियल भी यहीं का हो तो तकरीबन हमारे लोगों को रोजगार मिले और मैं समझता हूँ हमारी इंडस्ट्री जो है इसका ग्रोथ भी बढ़े। क्योंकि सर यहाँ पर जवानों में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हम देखते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस को देखें या यूनिवर्सिटीज में जाके देखें, वो डिफरेंट उनके अंदर एक स्टेमिना है कि वो अच्छी चीजें जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं और डिफरेंट इनोवेशन दिखाते हैं। तो इसके ऊपर भी कुछ फोकस करिएगा कि कैसे जो स्टूडेंट तबका है उसको आगे लाने के लिए कुछ काम हो रहा है, कुछ वर्कशॉप्स हो रही हैं? देखिए, वर्कशॉप होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि चारों सूबों में होनी चाहिए। ये हालिया में मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इस पर बड़ा अच्छा स्टेप लिया हुआ है और इस पर बड़ा एक अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे अंदाजा है कि 4 महीने से मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ एरियो में इंडस्ट्रीज में छोटी इंडस्ट्री जो है लगाई जा रही है और छोटी इंडस्ट्री जो है अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ की तरफ जा रही है। और फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो बिजली के बिलों के हवाले से बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, ये बड़ी खुशहाली बात है। इससे हमारा सिस्टम जो है बहुत जल्दी बढ़ेगा और मैं समझता हूँ कि हमारी ग्रोथ भी बढ़ेगी और हमारा बिजनेस जो है मुस्तकम भी होगा, क्योंकि उसमें कोई पीक आवर नहीं होगा और प्रॉपर्ली जितनी आप बिजली इस्तेमाल करेंगे उससे डबल बिजली इस्तेमाल करेंगे। आपके चैनल के तवज्जो से एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि छोटे शटर वाले जो तबका है, जो छोटा ताजिर है, मैं समझता हूँ उनके साथ भी इसी तरह का कोई रिलीफ दिया जाए बिजली के अंदर, ताकि वो साइकिल भी जो है ज्यादा से ज्यादा बिजली करे, बिजली चोरी ना हो, जितना ज्यादा यूनिट जो जलाए उसे उतना बेनिफिट दिया जाए।
تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا رجحان بن جائے گا کہ اگر ہم جب کہ 300 یونٹ اور 300 یونٹ سے اگر کوئی گروپ بڑھ جاتا ہے تو وہ اس کا ٹیکس جو ہے 500 یا 600 یونٹ پہ چلا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یونٹ جتنا زیادہ چلا ہے اتنا زیادہ اس کو بینیفٹ ملنا چاہیے. رائٹ, تو وہ تو پھر ایک ہی قیمت کر دی گئی نا, 8 ساڑھے 8 روپے, اس پہ تو بات کی گئی ہے نا. میں یہ چاہتا ہوں کمرشلائز میں جو ہماری جو بزنس کمیونٹی شٹر باؤ والے لوگ ہیں, شٹر والے جو لوگ ہیں, شاپس کیپر جو ہیں, ان کے لیے بھی ایک ایسی پالیسی پرائیویٹ پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اسے بھی متعارف کرائیں. سر اچھا ایک اور بات ہے میں کرنا چاہوں گی کہ آن لائن بزنسز جب سے آئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مارکیٹ میں جانے کا جو رجحان تھا وہ کم ہو گیا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم الیکٹرانک ایک ایسا سیکٹر ہے کہ اس کے اندر جب تک آپ جا کے اپنے طریقے سے اس کو چلا کے چیزوں کو, چاہے LED کی بات کریں, فریج کی بات کریں یا ڈفرینٹ چیزوں کی, جب تک اسے لے کر نہیں دیکھیں یا ہاتھ میں لے کے یا پھر چلا کے یا پراپرلی اس کو چیک نہ کیا جائے تو اس کو ہم خرید نہیں سکتے. تو اس کا آن لائن بزنس کا امپیکٹ الیکٹرانک مارکیٹ پہ کیسا دکھائی دے رہا ہے؟ بالخصوص پاکستان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کامیاب نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہماری ایک سسٹم ایک تھیوری ہے ذہن کی دماغ کی کہ جب تک ہم کسی چیز کو جا کے چیک نہ کریں اسے اوپر نیچے. لیکن سر آن لائن بزنس میں بھی تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ وہ چیٹ بھی کرتے ہیں کہ دکھاتے کچھ اور ہیں دیتے کچھ اور ہیں. یہ بھی تو امپیکٹ ہے نا. یہ بھی ہوا ہے, ایسا بھی ہو رہا ہے, ایسا بھی ممکن ہے, کیونکہ اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ 17 سال کا جو بگڑا ہوا نظام ہے اسے درست کرنے میں بڑا تھوڑا سا ٹائم لگے گا. لیکن یہ کہ آن لائن بزنس جو ہے ہم کسی بھی طریقے سے ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے. لیکن اگر بڑی شاپس ہیں وہ خود اپنی سروسز پرووائڈ کرنا چاہیں تو اس پہ بالکل وہ مارکیٹ ہم ہوم ڈلیوری دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ہوم ڈلیوری سے کسٹمر آنے کے بعد ہم سے اگر وہ LED پسند کر رہے ہیں ہم اسے LED دکھاتے ہیں, اس کو 10 برانڈ دکھاتے ہیں, 10 کمپنی دکھاتے ہیں. اگر وہ AC لینے آئے تو ہم اسے AC کے 10 برانڈ دکھاتے ہیں. چلیں سر یہ تو بہت ہی ایک باریکی سے ہم دیکھیں گے, اس پہ مزید جو ہے بڑی ڈبیٹ ہے. انجینئر صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گی. سر پراپرلی اگر اکانومک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں US پریزیڈینشیل الیکشن کے بعد پاکستان میں ایک ہم کہیں گے نئی ویو آئی ہے اکانومک نمبرز کے حوالے سے. جو روپی ہے وہ اپریشیٹ ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ اضافہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے روپی کے اندر, 158 کے اراؤنڈ دیکھا جا رہا ہے. کتنا زیادہ پازیٹیو ہے آگے کرنسی کا ایسے پاکستان کی اپریشیٹ ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ گولڈ کی مارکیٹ میں بھی جو ہے وہ ڈپریسیشن آنا دیکھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا رجحان پاکستان کے اوپر ٹرسٹ یا کہیں گے FDI بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. دیکھیے اکانومی میں جو ایک میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو اثر انداز کرتی ہے. آپ کے جب ریزروس جو ہے اسٹرینتھن ہوتے ہیں, آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس میں چلا جاتا ہے, آپ کی جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بیچ میں جو ڈیفیسٹ ہے اس میں تھوڑی سی شرنکیج ہوتی ہے, آپ کی ریمیٹانسز بڑھتی ہیں, اور اوور آل جب ایک پازیٹیوٹی اس کلب میں آتی ہے تو اس کلب کی پازیٹیوٹی میں جو ہے ایک اسپل اوور یا ایک میں کہوں گا کہ ایک نیسیسری امپیکٹ کرنسی کے اپنے استحکام میں بھی آتا ہے. پاکستان میں بھی آپ دیکھیں کہ میرے اپنے خیال میں کہ بلکہ اس 2-3 مہینوں میں پاکستان کے کرنسی کو ایک بیسٹ کرنسی کے طور پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں 3% جو ہے آپ دیکھیں کہ اس میں پاکستان کی تو بہت ساری چیزوں کو بیسٹ کہا جا رہا ہے, جس میں پاکستان کی مارکیٹ کو ورلڈ نمبر 1 مارکیٹ کہا جا رہا ہے. اس لحاظ سے میرا خیال یہ خوش آئندہ ہے کیونکہ اس سے آپ کی امپورٹ انفلیشن جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے, اور امپورٹ انفلیشن کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی جس کے اوپر ہم باتیں کر رہے ہیں, تو ایک کموڈٹی کی پرائزز جو ہے کنزمپشن میں جب اس میں کمی آتی ہے, کیونکہ نہ صرف اس کے اپنے پر یونٹ میں کمی آ رہی ہے بلکہ اس کے اوپر ٹیکسز کا اجرا بھی اس لحاظ سے کم ہوتا ہے. تو یہ ایک کمیولیٹو افیکٹ ہے جس کو میرا خیال ہے کہ بڑا پازیٹیو طور پہ ہمیں شناخت کرنا چاہیے. سر انفلیشن کی بات کی آپ نے, انفلیشن کے نمبرز تو ہم دیکھتے ہیں کافی حد تک کنٹرول رکھے جاتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں جو فوڈ انفلیشن ہے وہ تمام چیزوں پہ بازی لے جاتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے نا, کچھ سولوشن تو ہونا چاہیے, کیونکہ فوڈ انفلیشن بڑھتا ہے تو یہاں سے نمبر اسٹرانگ ہو جاتا ہے. دیکھیں پاکستان میں جو جس کو ہم کہیں گے کہ کور انفلیشن سائٹ پہ جس میں فوڈ ایک بہت بڑا اس کا حصہ ہے, فوڈ انفلیشن کو الگ بھی کریں, وہاں پہ اس وقت پرابلمس ہیں. اب اس پرابلمس میں میری ذاتی رائے یہ ہے, جو ہو سکتا ہے کہ آپ اتفاق نہ کریں یا بہت سے لوگ نہ کریں, وہ ہے ایک انتظامی امور کا. جیسے تھوڑی دیر کے لیے میں کہوں کہ حکومت بہت زیادہ اگر چیزوں کو خرید کر اسٹور کر لیتی ہے اور فری مارکیٹ میں وہ اس کی کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے, تو قیمتوں کے اوپر اس وقت اثر اندازی ہوتی ہے, انفلیشنری افیکٹ آتا ہے جب حکومت وقت پہ ان چیزوں کو ریلیز نہیں کرتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, لیکن سر اس میں مڈل مین کا بھی ایک رول ہے, وہ پلے ہوتا ہے. وہ ہے, مگر پھر بات آتی ہے کہ پہلے کہ گورنمنٹ کس طریقے سے اس کو
منظم کرتی ہے. اگر سندھ گورنمنٹ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ باتیں ہوئی کہ وقت پہ سندھ گورنمنٹ نے گندم ریلیز نہیں کی, تو اس ریلیز نہ کرنے سے کیا ہے کہ مارکیٹ میں ایک پرائزز کے اوپر پریشر کیا آیا جس کو ہم کہتے ہیں انفلیشن. ایک سپلائی اور ڈیمانڈ کے بیچ میں جب گیپ آتا ہے, اکانومی ہے ہی ہے, تو اس کو اگر آرٹیفیشلی رکھیں یعنی ہولڈنگ کر لیں, اس کو آپ کہیں کہ کچھ جس کو ہم کہیں گے کہ اچھے لوگوں کی کم تعداد اس حوالے سے ہونے کے کہ فائدہ اٹھاؤ, یہ ایک اچھا ٹرینڈ نہیں ہے. کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ ٹرینڈ اچھا نہیں ہے. مگر میرا خیال ہے کہ انسان چونکہ بنیادی طور پہ اس کو نفع کے علاوہ جو ہے اور کوئی چیز زیادہ کیونکہ ہم اچھے کام کرنے کے لیے ڈھونڈتے ہیں وجوہات کے اچھا کام کریں اور پھر آپ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں. امور اور دوسرا سپلائی سائڈ کو جو ہے وہ ایک اس کی پوزیشن ٹھیک کرنے میں حکومتی پالیسیاں, پروڈکٹیوٹی, یہ سب چیزیں مل جل کے یہ سارے میرا خیال ہے کہ وسائل مہیا کرتی ہیں. یہ پوری ایک چین ہے جس سے یہ مہنگائی جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے. مگر اس کو اوور پلے کرنے میں میرے اپنے خیال میں کہ کچھ لوگوں کے اسپیشل مفادات بھی تھے جنہوں نے اس مارکیٹ میں اس سپلائی اور ڈیمانڈ کے بیچ میں گیپ آنے سے کافی جو ہے وہ اپنے لیے, میں نہیں کہوں گا کہ کوئی قوم کے لیے کوئی انہوں نے اچھا کام کیا, اپنے لیے سو کالڈ ویسٹڈ انٹرسٹ, ذاتی انٹرسٹوں میں لوگوں نے کام کیا. تو تھوڑا سا انتظامیہ کو بھی میرا خیال ہے کہ کافی متحرک ہونا چاہیے, اور صرف چھاپے مارنے اور بندشیں کرنے از ناٹ اے سولوشن. یہ ہوتا ہے بائیلیٹرل ڈائلاگ کہ انتظامیہ جو ہے انہی ہولڈر کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا ہوں, چلے گی انہی اسٹاکسٹ کو ان سے بات چیت کر سکتی ہے کہ ان اسٹاک کو جو ہے وہ اس وقت ریلیز نہ کریں جب بہت بڑا اس کے بیچ میں گیپ آئے, بلکہ مسلسل اس کو مارکیٹ کا حصہ بنائیں, تجارت کریں, نفع بھی کمائیں, پیسے بھی بنائیں. مگر ایک اننیسیسری جو ہے پیسے بنانا جو ہے میرے اپنے خیال میں وہ کسی طریقے سے نہ مذہبی طور پہ جائز ہے, نہ ایتھیکلی جائز ہے, نہ نیشنلی جائز ہے, نہ مورلی جائز ہے. ایگزیکٹلی اننیسیسری پیسے نہ بنائے جائیں اور ویسٹڈ انٹرسٹ کو سائڈ میں رکھ کے ایک ملکی جو مفادات ہیں ان کو دیکھا جائے. تھینک یو سو مچ. آپ موجود تھے ہمارے ساتھ انجینئر صاحب. حبیب صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں ہمارے توجہ دی اور پراپرلی جو ہے وہ گیسٹ کے آنسر ہم نے دیے. کموڈیٹیز کی طرف چلتے ہیں, نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. کموڈیز اور فارکس کے لیٹسٹ اپڈیٹ آج کی مارکیٹ میں دیکھتے چلتے ہیں. گولڈ کی پر تولہ پرائز 1,11,129 روپیز, گولڈ پر 10 گرام 95,377 روپیز, انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر آؤنس $1,873.37, آئل WTI پر بیرل $43, آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $45.26. کرنسیز میں سب سے پہلے ایگزیکٹلی اب اس کے بعد ہم کرنسیز دیکھیں گے. اوور آل گولڈ پرائز کی بات کریں تو یہاں پہ انٹرنیشنلی کچھ ڈاؤن سائڈ دکھائی دے جا رہا ہے, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل لوکل مارکیٹ میں بھی اس کا امپیکٹ 1,11,000 کے اراؤنڈ ٹریڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کرنسیز میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 185 روپیز, سیلنگ واز 187.50, یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 208 روپیز, سیلنگ واز 210, US ڈالر بائنگ رہی 158.20, سیلنگ واز 158.80, چائنیز یوان بائنگ ہے 23.95, سیلنگ واز 24.10. Saudi Riyal buying at 41.50, selling was 42.20, UAE Dirham buying at 42.50, selling was 43 rupees, and lastly Kuwait dinar buying rahi 493 rupees, selling was 495.50. یہ تھا فارکس اور کموڈیٹیز کے لیٹسٹ اپڈیٹ. کرنسی وائز اگر ہم بات کریں تو اپریسیشن دکھائی دے رہی ہے روپی میں ڈے بائی ڈے. اٹ مینس کہ اوور آل سینٹیمنٹ ہمارے ہی حق میں اور پاکستان کی مارکیٹ میں دکھائی دے جاتے ہیں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں مارکیٹ میں اور پاکستان کی اکانومی میں کافی حد تک پازیٹیو ٹرینڈ وٹنس کیا جا رہا ہے. یعنی کہ اگر فارنرز کی بات کریں تو وہ بھی اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں پاکستان کی مارکیٹ میں. ایشین ریجن کی بات کریں تو ریجن میں سب سے چیپ مارکیٹ کی PE دکھائی دیتی ہے. اٹ مینس کہ اوور آل انٹرسٹ جو ایک فوکس ہے وہ پاکستان کی مارکیٹ کی طرف ہی ڈائیورٹ ہوتا ہوا ہر جگہ سے دکھائی دے رہا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم سی پیک کی بات کریں تو وہاں سے بھی انڈسٹریز لگنا, اوور آل کام ہونا, سیکنڈ فیز کا اسٹارٹ ہونا, یہ تمام چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ پاکستان کی اکانومی رائٹ ڈائریکشن میں, رائٹ ٹریک پہ دکھائی دے رہی ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کی بات کریں تو وہ بھی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس فسکل ایئر کا اسٹارٹ بہت پازیٹیو نوٹ پہ ہوا ہے اور ہم جو ہے وہ دعا گو رہیں گے اور یہ چاہیں گے بھی کہ اوور آل یہ پورا ایئر پازیٹیو ڈائریکشن میں دکھائی دے, کیونکہ انٹرسٹ ریٹ یا تمام چیزیں IMF کے پیکیجز کی بات کی جائے اور بھی جو پالیسیز ہیں کافی حد تک حق میں دکھائی دیتے ہیں. دیٹس آل. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں, وچ از biztalk@ptv.com.pk. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.